चलिए सर, ऑटम 2023 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑटम 2023 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैं सवाल की अगर रिक्वायरमेंट देखो तो रिक्वायरमेंट में कहता है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द करेक्ट हेड ऑफ इनकम, टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल और रिफंडेबल टू सलमान फॉर द टैक्स ईयर 2023। शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशन, एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। 14 बार की वेटेज है इस सवाल की। इनकम टैक्स लॉ के प्रोविजन के तहत हमें हेड ऑफ इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है। टैक्स ईयर हमारे पास 2023 है। जिन जिन नंबर्स को, जिन जिन चीजों को हमने इग्नोर करना है, एग्जाम शो करना है, उसे भी हम प्रेजेंट जरूर कर रहे होंगे। अब आते हैं सवाल की तरफ। कहता है सलमान वर्क एज अ हेड शेफ एट टेस्टी कैफे which is owned by Zamindar Limited, a company listed on Pakistan Stock Exchange. He received the following enrollments from the Tasty Cafe during the year ended 30 June 2023. हमारे पास एक इंडिविजुअल है सलमान के नाम से जो किसी कैफे के अंदर हेड शेफ है, और ये जो कैफे है वो एक कंपनी जमींदार लिमिटेड ओन करती है जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। 30 जून 2023 वाले साल में उसे ये सब कुछ मिला है। बेसिक सैलरी है 2.4 मिलियन, हाउस रेंट अलाउंस है 6 लाख और एनुअल बोनस है 480। तो बेसिक सैलरी तो हमारा फुली चार्जेबल टैक्स हो जाएगा। बेसिक सैलरी की अमाउंट तो हमारी सैलरी इनकम में टैक्स हो जाएगी। हाउस रेंट अलाउंस के केस में हम क्या करेंगे? हायर ऑफ 45% ऑफ। सर हाउस रेंट अलाउंस के केस में ये सब नहीं करना, ये हाउस रेंट अलाउंस है। अलाउंस का मतलब है कि तुम्हें मॉनेटरी अमाउंट दिया जा रहा है, तो मॉनेटरी अमाउंट तो तुम्हारा फुली चार्जेबल। अगर हाउस दिया गया होता, अकोमोडेशन दी गई होती, तो फिर वो हायर ऑफ वाला रूल अप्लाई होता, तो ये 6 लाख रुपए स्ट्रेट चार्जेबल टैक्स हो जाएंगे। फिर हमारे पास 4,80,000 का बोनस है, इसका क्या करेंगे? सर ये भी टैक्स हो जाएगा। फिर कहता है इन एडिशन टू दी अबव, टेस्टी कैफे प्रोवाइडेड हिम विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स। फ्री मील व्हाइल ऑन ड्यूटी वर्थ 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए का फ्री का खाना खा गया। सर हमने सैलरी हेड ऑफ इनकम में वो कुछ पर्पजेस कवर किए थे जिनके हवाले से स्पेसिफिक एग्जाम्पशन थी। 4 क्लॉजेस थे। नंबर 1, अगर एक हॉस्पिटल, अगर एक होटल या रेस्टोरेंट अपने एम्प्लॉयज को ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स फ्री में या सस्ते में खाना प्रोवाइड करे, अगर एक हॉस्पिटल अपने एम्प्लॉय को फ्री में या सस्ते में इलाज प्रोवाइड करे, अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने एम्प्लॉय के बच्चों को फ्री में या सस्ते में तालीम प्रोवाइड करे, या फिर कोई और परक्विजिट जिसके अगेंस्ट आपके एम्प्लॉयर को मार्जिनल एडिशनल कॉस्ट इनकर ना करनी पड़े एंड उसे एफबीआई ने नोटिफाई भी किया। फॉर द टाइम बीइंग आज तक एफबीआई ने ऐसा कोई बेनिफिट नोटिफाई नहीं किया है। तो इन 4 क्लॉजेस में से रेलेवेंट या एप्लीकेबल 3 ही बनती है कि होटल या रेस्टोरेंट अपने एम्प्लॉय को ड्यूटी आवर्स में फ्री में या सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड करे, हॉस्पिटल या क्लिनिक अपने एम्प्लॉय को फ्री में या सब्सिडाइज मेडिकल प्रोवाइड करे, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने एम्प्लॉय के बच्चों को फ्री में या सब्सिडाइज पे अमाउंट पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हो। तो पॉइंट नंबर 1 इस रेलेवेंट प्रोविजन के तहत एग्जाम फ्रॉम टैक्स। पॉइंट नंबर 2, staff discount across all restaurant owned by Zamindar Limited and Salman availed discount worth 4 lakh during the year। 40,000 कह रहा है कंपनी की तरफ से उसे डिस्काउंट के कुछ कूपन या डिस्काउंट वाउचर दिए गए और इसने पूरे साल में ये डिस्काउंट वाउचर अवेल करके 40,000 का बेनिफिट लिया है। टैक्स होगा, एग्जाम्प्ट होगा? सर फुली टैक्सेबल होगा। सैलरी में एम्प्लॉयर की तरफ से जो कुछ आपको मिल रहा है, कोई अमाउंट, कोई बेनिफिट, कोई पर्क, इसे हम सैलरी में टैक्स करवाएंगे। पॉइंट नंबर 3, health insurance up to an amount of 5 lakh covering his spouse and 2 children as per the terms of employment. The insurance premium related to this benefit amounts to rupees 70,000 and during the year the insurance company incurred expense of 3 lakh on hospitalization of dependent. कंपनी की तरफ से इसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई है। 5 लाख का कवर है, 70,000 रुपए इंश्योरेंस का प्रीमियम है और 3 लाख रुपए इसने यूटिलाइज किए। सर इस केस में क्या होगा? टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा? सर इस केस में आपकी मेडिकल फैसिलिटी, अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है इन अकॉर्डेंस विद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली कंपनी की तरफ से अगर उसे इंश्योरेंस करवा के दी जा रही है तो ये इन अकॉर्डेंस विद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल फैसिलिटी है, ये फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। इस सवाल में मेडिकल अलाउंस का तो कोई जिक्र ही नहीं था। अगर मेडिकल अलाउंस का जिक्र होता तो फिर देख लेते कि क्या करना है, लेकिन यहाँ चूंकि मेडिकल अलाउंस है ही नहीं, तो जो भी मेडिकल फैसिलिटी अकॉर्डिंग विद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है आपका
फुली एग्जाम, तो जो 70,000 रुपए का प्रीमियम है आपका एग्जाम इनकम में चला जाए। सर अगर मेडिकल अलाउंस होता तो वो 10% सर अगर मेडिकल अलाउंस होता तो क्या करते? अगर मेडिकल अलाउंस होता तो फिर मेडिकल फैसिलिटी को फुली एग्जाम करते और मेडिकल अलाउंस फिर फुली टैक्सेबल हो जाता, क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस करवा के दी जा रही है, यानी कि पॉलिसी के तहत ही करवा के दी जा रही है। तो जब मेडिकल बेनिफिट पॉलिसी के तहत हो और मेडिकल अलाउंस भी हो तो फिर मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम हो जाती है, मेडिकल अलाउंस आपका फुली चार्जेबल टू टैक्स बन जाता है। सर तो फिर हम अजम्पशन लिख देंगे या कुछ ना कुछ अपने पार्ट पे अजम्पशन मेंशन कर देंगे कि भाई अब अज्यूम कर रहे हैं। देखो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है कि आपकी प्रॉपर इंश्योरेंस करवाई जा रही है। इंश्योरेंस कभी भी वॉलेंटरी नहीं होती, ये पॉलिसी के तहत होती। हाँ, अगर आपका वन ऑफ कोई एक्सीडेंट हुआ या तबियत खराब हो गई और कुछ पैसे दे दिए तो ये वॉलेंटरीली हो सकते हैं, अदरवाइज इंश्योरेंस अगर करवाई जा रही है तो ये पॉलिसी के तहत ही होती है। सर तो जो 5 लाख 3 लाख अमाउंट है ये चार्जेबल टैक्स हुआ है ये नहीं, 70,000 रुपए का। अच्छा, ये 70,000 रुपए, 5 लाख रुपए और ये 3 लाख रुपए, इन सबका फर्क समझते हैं हम। देखो ये क्या होता है, आप लेट से कि किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो, आप कहते हो मुझे अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करवानी है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कहेगी कि आपको कितना कवरेज चाहिए, यानी हम आपको कितना कवरेज दें, इसका मतलब है कि हम आपका कितना खर्चा मैक्सिमम रिम्बर्स करें। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यार मेरे घर पे मिला जुला कर मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा है, पूरे साल में ऑन एन एवरेज हमारा 5 लाख तक का इंश्योरेंस का खर्चा हो जाता है, तो आपने 5 लाख की कवर वाली पॉलिसी बाय कर ली। 5 लाख की कवर की अगर पॉलिसी बाय करोगे तो 5 लाख भी नहीं करोगे, फिर फायदा क्या इंश्योरेंस का, हम खुद ही अपने पैसों से इलाज करवा ले। हमने वो पॉलिसी बाय की 70,000 रुपए, कवरेज कितनी है 5 लाख, यानी 5 लाख तक अगर तुम बीमार पड़ते हो तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें रिम्बर्स करेगी। इससे ऊपर खर्चा होगा तो फिर वो तुम्हें अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो हमने 70,000 का प्रीमियम देकर 5 लाख वाली एक पॉलिसी बाय की, लेकिन एक्चुअली यूटिलाइज कितना किया, 3 लाख। तो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयर ने हमें कितने का बेनिफिट दिया है सर, यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयर ने हमें 70,000 रुपए की एक प्रीमियम वाली पॉलिसी खरीद कर दी है, तो 70,000 रुपए हम एग्जाम इनकम में प्रेजेंट करेंगे। फिर कहता है अ कंपनी मेंटेन कार विच वाज परचेज्ड बाय टेस्टी कैफे फॉर 2 million, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार ऑन 30 जून 2023 इज 5.5 million एंड द कार इज यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल यूज। सर 5%, 5% ऑफ 2 million और 5.5 million, 2 मिलियन सर 5% ऑफ 2 million। अगर एम्प्लॉय ने कार परचेज की हो तो कार की कॉस्ट, और अगर एम्प्लॉय ने कार लीज पे ली हो तो फेयर मार्केट वैल्यू, नॉट ऑन ईयर एंड, एट द कमिटमेंट ऑफ लीज। फेयर मार्केट वैल्यू ईयर एंड पे नहीं, एट द कमिटमेंट ऑफ लीज। फिर कहता है an option to acquire 12,000 shares of Zamindar Limited at a price of 98 per share under an employee share scheme. The option was granted on 1st Feb 23 when the fair market value of the shares was 104 per share. Salman exercised this option on 1st March 2023 when the fair market value was 110 per share. सर कंपनी की तरफ से इसे 1 Feb 2023 पे ऑप्शन दिया गया, कंपनी की तरफ से इसे 1 Feb 2023 पे ऑप्शन दिया गया कि कंपनी का शेयर 98 का खरीदा जा सकता है। जिस वक्त ये ऑप्शन दिया गया उस वक्त शेयर्स की मार्केट प्राइस 104 थी। क्या नाम है इसका, सलमान। सलमान ने ये ऑप्शन 1 मार्च पे एक्सरसाइज किया, यानी 1 मार्च पे कंपनी को 98 रुपए दिए, कंपनी ने उसे शेयर दे दिए। इस वक्त शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 110। अब हमारे लिए 98 तो एक्सरसाइज प्राइस हो गई, शेयर्स की प्राइस हो गई, फेयर मार्केट वैल्यू 104 या 110, कौन सी रेलेवेंट होगी सर, 110 रेलेवेंट होगी। फिर पॉइंट नंबर 6, provident fund contribution at 8% of the basic salary in a recognized provident fund. During the year 22% profit was credited to Salman account. His balance in the fund amounts to rupees 9,60,000. सर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर की तरफ से बेसिक सैलरी का 8% कॉन्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो बैलेंस है उसके ऊपर 22% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की केस में हम क्या करते हैं सर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के केस में हमें डिडक्शन अलाउ होती है लोअर ऑफ 1.5 लाख और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस जेनरस ऑफ, और इंटरेस्ट के केस में हमें एक तरह से डिडक्शन अलाउ होती है हायर ऑफ 16% ऑफ एक्यूमुलेट बैलेंस और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएलएस अलाउंस, और जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 अच्छा पॉइंट है, ट्रेनिंग ऑफ 3 वर्ड शेफ कोर्स, पता नहीं कौन सा शेफ कोर्स है, कलिनरी कुछ होता होगा। ट्रेनिंग ऑफ 3 वीक शेफ कोर्स, सलमान अटेंडेड दिस कोर्स इन दुबई
for which TC paid Tasty Cafe paid a course fee of 5 lakh. रेटिंग का In relation to his stay in Dubai, he was provided a travel allowance of 2.5 lakh. However, Salman opted to stay at relative house in Dubai and only spent 1 lakh out of the total traveling allowance provided by the Tasty Cafe. सर एक तो कंपनी ने, एक तो टेस्टी कैफे ने इसका दुबई में कोई ट्रेनिंग इसकी अटेंड करवाई, उसके लिए 5 लाख रुपए की फीस दी और दुबई आने जाने के खर्चे के लिए 2.5 लाख रुपए दिए। ये अपने किसी जानने वाले के घर पे रुक गया तो 2.5 लाख रुपए में से सिर्फ 1 लाख ही खर्च हुए, बाकी 1.5 लाख इसने सेव कर लिए हैं। क्या करेंगे सर? 5 लाख टैक्स होगा, 2.5 लाख टैक्स होगा, या इन दोनों का डिफरेंशियल 1.5 लाख टैक्स होगा? पहले हम बात करते हैं 5 लाख की। क्या ये 5 लाख टैक्स होगा? सर ये गवर्नमेंट मार्केट के थे सर ये 5 लाख टैक्स नहीं होगा, क्योंकि उसे जो कोर्स करवाया जा रहा है वो एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज के लिए करवाया जा रहा है। सर उसके पर्सनल बेनिफिट मतलब पर्सनल लर्निंग तो होगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज के लिए तो ये 5 लाख तो टैक्स नहीं होगा। फिर 2.5 लाख इसे दुबई आने जाने का खर्चा दिया गया, तो ये 2.5 लाख भी दुबई आने जाने के लिए एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज के लिए दिया गया था। सर ये अब जब एक अलाउंस सब्जेक्ट पे अलाउंस एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज के लिए दिया जाए तो फिर आप अगला सवाल करते हो, क्या ये फिक्स बेसिस पे हर महीने बेसिक सैलरी की परसेंटेज के बेसिस पे दिया जा रहा है या वन ऑफ दिया जा रहा है? तो सर ये वन ऑफ दिया जा रहा है, हर महीने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ वन टाइम दिया जा रहा है। फिर आपका सवाल होता है कि कितना खर्च हुआ? सर खर्च हुआ इसमें से 1 लाख, तो जो एक्सेस बच गया 1.5 लाख, ये 1.5 लाख हमारी सैलरी में टैक्स जाएगा। फिर और बातें बता रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ड्यूरिंग द ईयर Salman received an interest income of 7,65,000 from his bank account. The amount was net of income tax withholding at the rate of 15%. सर ये वाली इंटरेस्ट की इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में टैक्स होगी। एक चीज जिसपे मैंने आप लोगों को रिपीटेडली कहा है कि फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम किसी हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई नहीं होगी। ना आप इसे किसी हेड में क्लासिफाई करोगे, ना टोटल इनकम का पार्ट बनाओगे, ना टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनाओगे। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैं एक एडजस्टमेंट करवाया था, मुझे एडजस्टमेंट रिकॉल नहीं हो रही, लेकिन मैंने उस वक्त बताया कि हमने तो क्लास में ये पढ़ा है लेकिन आईकेप ये करता है, तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि तुम आईकेप के ओपिनियन के अगेंस्ट काम करो, तुम आईकेप वाला काम कर देना। एओपी की शेयर वाली, यस, कि एओपी का शेयर कैलकुलेट करते वक्त मैंने एओपी की टैक्सेबल इनकम को विदाउट डिडक्शन टैक्स लायबिलिटी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। मैंने कहा था ये लॉ में थोड़ा सा ग्रे एरिया है, लॉ में क्लियर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो आईकेप ने अपनी रिसेंट सोल्यूशन में ये किया है कि आईकेप टैक्स लायबिलिटी माइनस नहीं करता, ईओपी की टैक्सेबल इनकम को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो हम भी एग्जाम में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसी वक्त मुझसे ऑनलाइन स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था कि सर आप एफटीआर की इनकम को किसी हेड में नहीं दिखाते, लेकिन अगर हम आईकेप का सोल्यूशन देखते हैं तो आईकेप एफटीआर की इनकम को या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा देता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ना भी दिखाए तो टोटल इनकम को पार्ट बना देता है। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि आपने एफटीआर की इनकम को किसी हेड में नहीं दिखाना है। रीजन बीइंग कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 2 सेक्शंस हैं, एक है सेक्शन 8 और एक है सेक्शन 169। इन दोनों में आउटराइटली ये बात लिखी है कि इनकम टैक्सेबल अंडर फाइनल टैक्स रिजीम शैल नॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। तो ये कोई ग्रे एरिया नहीं है, ये आईकेप अपने सोल्यूशन के अंदर बिल्कुल गलत कर रहा है। 2 सेक्शंस में 2 जगहों पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्लियरली लिखा है कि एफटीआर की इनकम को किसी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। फिर कहता है Salman paid 3 lakh as a donation to a non-profit organization listed on 13th schedule of the Income Tax Ordinance 2001. 80% of the amount was paid through a cross check while the remaining amount was paid in cash. सर यहाँ पर हम डोनेशन का टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे, लेकिन डोनेशन के टैक्स क्रेडिट के लिए जरूरी है कि डोनेशन एक 13 शेड्यूल के एनपीओ को दिया हो, वो बात है यहाँ पे, और जरूरी है कि पेमेंट क्रॉस चेक के थ्रू हो। तो हमने 80% तो चेक के थ्रू दिया, 20% कैश में दे दिया, सिर्फ 80% तक की डोनेशन एलिजिबल डोनेशन होगी। और लास्ट में कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर टीसी विदहेल्ड 4 लाख इन टैक्स फ्रॉम हिज सैलरी, 4 लाख रुपए का इसका एडवांस टैक्स विदहोल्ड हुआ है। सवाल के अंदर एडवांस टैक्स कितना विदहोल्ड हुआ है और प्रॉफिट ऑन डेट की इनकम के ऊपर भी 2 एडवांस टैक्सेस है, एक 4 लाख रुपए का सैलरी के ऊपर और एक एफटीआर प्रॉफिट ऑन डेट की इनकम। कोई कुछ कह रहा था यहाँ एनपीओ वाले? सर एनपीओ डोनेशन के हवाले से हमने एक टैक्स क्रेडिट कवर किया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 61 में। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 61 में ये था कि कुछ 4 तरह के स्पेसिफाइड इदारे, इनको अगर आप डोनेशन पे करते हो तो आपको सेक्शन 61 के तहत टैक्स क्रेडिट मिलता है। उन 4 इदारों में से एक नाम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन 13 शेड्यूल भी है।
तो ये अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को तो डोनेशन है। एक और कंडीशन ये है टैक्स क्रेडिट के लिए कि जो अमाउंट आपने पे किया वो थ्रू क्रॉस चेक पे किया हो, तो जो अमाउंट हमने कैश के थ्रू पे किया उसके अगेंस्ट हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा होगा। कैलकुलेशन किस तरह से होगी वो हम सोल्यूशन में देख लेंगे। तो यार ग्रॉस अमाउंट पे होगी। पहले हम इसे ग्रॉस अप करेंगे। ये 7,65,000 नेट ऑफ विद होल्डिंग है। तो 7,65,000 को 15% से यानी कि 85% से डिवाइड करके ग्रॉस अप करेंगे। जो ग्रॉस्ड अप अमाउंट आएगा उसका 15% हमारा फाइनल टैक्स बनेगा, और लास्ट में भी उसे विद होल्डिंग टैक्स के नाम पे माइनस कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 ऑटम 23 की अटेम्प्ट का। टैक्स पेयर है हमारे पास मिस्टर सलमान, रेजिडेंट इंडिविजुअल, और टैक्स ईयर है हमारे पास 2023। पूरे सवाल में सिर्फ इसके पास एक ही हेड की इनकम है, दैट इज सैलरी। सर सबसे पहले हमारे पास बेसिक सैलरी थी 2.4 मिलियन। फिर हमारे पास हाउस रेंट अलाउंस था 6 लाख। फिर हमारे पास एनुअल बोनस है 4,80,000। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 1 में फ्री मील ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स है। इन्होंने कहा था कि जो भी चीज आप एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, डिसअलाउ कर रहे हैं, उसे मेंशन जरूर कीजिएगा। तो इसे हम एग्जेम्प्ट इनकम में ले जाएंगे, इसे एग्जेम्प्ट में शो कर देंगे। फिर हमारे पास स्टाफ डिस्काउंट है, ये हमारी सैलरी में टैक्स होगा। 40,000। फिर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ये भी एग्जेम्प्ट में हम शो करेंगे। फिर हमारे पास कंपनी मेंटेन कार है, कंपनी मेंटेन कार की कॉस्ट 2 मिलियन, और पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट यूज के लिए दी गई है तो 5%, 1 लाख। फिर हमारे पास एम्प्लॉय शेयर स्कीम है 12,000 शेयर्स। 12,000 शेयर्स जिस वक्त हमने एक्सरसाइज किए उस वक्त इनकी मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू थी 110, एक्सरसाइज प्राइस थी 98। तो 98 माइनस 110 इंटू 12,000, ये आ गया 1,44,000। फिर हमारे पास प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन है। तो प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन में नेक्स्ट पेज पे करता हूं। सबसे पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। सर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है? 2.4 मिलियन एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है 8% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो 8% ऑफ बेसिक सैलरी का मतलब है कि 2.4 मिलियन की बेसिक सैलरी का 8%, ये कितना आ गया? 192, 192,000। इससे हम लेस करेंगे लोअर ऑफ ₹1.5 लाख और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी। तो 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी आ जाएगा 2,40,000। अब 1.5 लाख और 2,40,000 का हमने लोअर देखा तो ये आ गया हमारे पास 1.5 लाख, और 192 और 1.5 लाख का डिफरेंशियल देखा तो ये आ गया हमारे पास 42,000। फिर इसी तरीके से इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज
प्रोविडेंट फंड, एक्चुअल इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है सर? एक्चुअल इंटरेस्ट है 22% ऑफ द एक्यूमुलेट बैलेंस, दैट इज 960। तो ये आ जाएगा 9,60,000 का कितना, 2,11,200। इससे हम लेस करेंगे हायर ऑफ 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, तो 9,60,000 का 16%, 153,600 और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी, तो मेरे ख्याल ये आ रहा है 8 लाख। अब इन दोनों का हमने हायर लिया तो ये आ गया 8 लाख, और जब हमने इन दोनों का हायर 2,11,200 से माइनस किया तो अब हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं लिखेंगे, इसे हम 0 कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास ट्रेनिंग वर्कशॉप है। ट्रेनिंग वर्कशॉप की जो फी थी 5 लाख, मैं मेंशन कर देता हूं। कोर्स फी टैक्स नहीं करवाएंगे, रीजन भी कि ये फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज है। यस, ना भी लिखा हो तो जो जो चीज आप इग्नोर करें उसे शो जरूर करें। फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज था तो ये टैक्स नहीं होगा। फिर एक था हमारे पास ट्रेवलिंग अलाउंस नॉट फुली एक्सपेंडेड फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज। 2.5 लाख का हमें अलाउंस मिला था, लेकिन हमने एक्चुअल खर्चा सिर्फ 1 लाख का किया, तो जो एक्सेस 1.5 लाख है ये हमारी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी चीजें आ रही हैं वो सैलरी से पर्टेन नहीं करती, तो यहां तक हमारे पास सैलरी इनकम आ जाएगी 3,956,000। ये हमने इसकी सैलरी इनकम कैलकुलेट कर ली। इन सब का हमने सिंपली टोटल किया होगा, 2.4 मिलियन, 6 लाख, 480,000, 40,000, 1 लाख, 1,44,000, 42,000 और 1.5 लाख, तो ये 3,956,000। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्ड इनकम थी, उसे एग्जाम्ड में शो कर देंगे। एग्जाम्ड इनकम में हमारे पास दो चीजें थी। एक था हमारे पास फ्री मील, ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, इसकी वैल्यू थी 4.5 लाख। और दूसरा था हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज मेडिकल बेनिफिट, 70,000। तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी 5,20,000। ओ सॉरी, एग्जाम्ड इनकम आ जाएगी 5,20,000। सैलरी इनकम और एग्जाम्ड इनकम का टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी 4,447,600। टोटल इनकम से हम लेस कर देंगे एग्जाम्ड इनकम ऑफ 5,20,000। तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम बन जाएगी, और टैक्सेबल इनकम हमारे पास 3,956 ही आएगी, 3,956,000। अब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के बाद हम फाइनली आएंगे टैक्स लायबिलिटी पे, और यहाँ पे इसका स्टेटस देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी सारी की सारी इनकम सैलरी इनकम ही है, तो इसका स्टेटस सैलरी इंडिविजुअल ही होगा। अब टैक्स कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले एज पर स्लैब रेट। तो मैं स्लैब रेट अपने पास सर्च कर लेता हूँ स्टेट टैक्स में।
तो ये हमारे पास टैक्स रेट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल आ गए, और हमारी जो इनकम है वो है 3.9 मिलियन। तो हमारा जो स्लैब रेट हमारे लिए रेलेवेंट होगा वो ये वाला होगा, where the taxable income exceeds 3.6 million but does not exceed 6 million। तो 4,35,000 प्लस 27% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 36 लाख। तो 4,35,000 प्लस 3956,000 माइनस 3.6 मिलियन इंटू 27.5%, 532,900। सर हमारे पास टैक्स लायबिलिटी, हमारे पास टैक्स लायबिलिटी एज पर द स्लैब रेट ऑफ आ गई 5,32,900। सही है। अब इसके बाद हम माइनस करेंगे टैक्स क्रेडिट फॉर डोनेशन। कोई सेक्शन रेफरेंस आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे याद है तो मैं लिख रहा हूँ। टैक्स क्रेडिट फॉर डोनेशन अंडर सेक्शन 61। अब ये कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स इनटू लोअर ऑफ टू थिंग्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? 5,32,900 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम 3956,000 से मल्टीप्लाई करेंगे लोअर ऑफ टू थिंग्स, एक्चुअल डोनेशन, और एक्चुअल डोनेशन भी एक्चुअल एलिजिबल डोनेशन। हमने डोनेशन तो 3 लाख की है, लेकिन 80% एलिजिबल है, तो 3 लाख का 80% इज 240। और इसे कंपेयर करेंगे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम से। टैक्सेबल इनकम 3956,000 का 30% 1,186,800। सर ऑब्वियसली इन दोनों का लोअर 2,40,000 है। अगर हम इस एवरेज रेट ऑफ टैक्स को 2,40,000 से मल्टीप्लाई करें, 3,2275, ये हमारे पास टैक्स क्रेडिट आ गया डोनेशन का। टैक्स क्रेडिट डोनेशन का कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट आ जाएगी। टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट। सर गलत आ रहा है क्रेडिट 3,2,330 आ रहा है। 3,2,330 कितना हो गया ये? 532,900 माइनस 570 500,570। अब टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फाइनल टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। अब प्रॉफिट ऑन डेट वाले पॉइंट में बताया था कि 7 लाख का प्रॉफिट ऑन डेट है, लेकिन ये नेट ऑफ 15% विदहोल्डिंग है। तो मैं 7,65,000 को डिवाइड कर दूं 85% से, तो ये ग्रॉस टअप होकर ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा 9 लाख, और 9 लाख का 15% हमारा टैक्स बनेगा 1,35,000। 1,35,000 अपनी नेट अपनी टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर में ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल 635,570, ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। टोटल टैक्स लायबिलिटी से हम लेस करेंगे विद होल्डिंग टैक्स। अब विद होल्डिंग टैक्स एक तो हमारा प्रॉफिट ऑन डेट पे डिडक्ट हुआ है 1,35,000 का, और 4 लाख और एक हमें सवाल में बताया हुआ था पॉइंट नंबर 3 में 4 लाख का। तो ये आ गया 5,35,000, और ये माइनस किया तो हमारे पास 1,00,570 टैक्स पेबल आ गया। अगर ये इस तरह से सॉल्व कर लिए ना तो पूरे 14 में से 14 मार्क्स आ जाएंगे। ये 14 मार्क्स का है ना? कॉपी कर ले सर इससे, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कॉपी कर लो पहले, फिर हम आगे से।